नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। यूक्रेन पर रूसी हमला चारशंबे के रोज 7वें दिन भी जारी है। खार्किव समेत कई अहम शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में हुए हमलों में 21 लोग मारे गए, 112 जख्मी हुए। आज सुबह रूसी पैराट्रूपर्स ने खार्किव में एक अस्पताल पर हमला किया। वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग में अब तक लगभग 6000 रूसी फौजी मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चारशंबे की रात कहा कि यूक्रेन के सदर जेलेंस्की चाहें तो हम उन्हें वहां से निकाल सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो चाहें तो यूक्रेन छोड़ दें या फिर वहीं रहें, हम उनकी हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। बाइडेन का बयान बेहद अहम है क्योंकि पीर के रोज एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि CIA की स्पेशल यूनिट किसी भी वक्त जेलेंस्की को एयरलिफ्ट कर लेगी। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। जंग छिड़ने के बाद दोनों कायदीन की ये दूसरी बार बातचीत थी। माना जा रहा है कि इस दौरान हिंदुस्तानी लोगों को महफूज वापसी पर बातचीत हुई। जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन के शहरी दूसरे शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं। यूक्रेन की सरहद से जुड़े पोलैंड, हंगरी, मालदोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया और बेलारूस में सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जिस रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है वहां से भी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने माइग्रेट किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन में फंसे हर हिंदुस्तानी को वापसी को यकीनी बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम लिए जाने का तयक़ुन देते हुए कहा कि मुल्क के लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हिंदुस्तानी हुकूमत अपने हर शहरी को बाहिफाजत वतन वापसी के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बीजेपी और उसके इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत में मुनक़िदा कवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम यूक्रेन में फंसे अपने मुल्क के शहरियों को निकालने के लिए इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हज़ार शहरियों को वापस लाया जा चुका है। उसे मज़ीद रफ्तार देने के लिए हिंदुस्तान के अपने 4 वज़रा को भी भेजा गया है। भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़े। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने खार्किव में सभी हिंदुस्तानी शहरियों को 2 एडवाइजरीज जारी की हैं। पहली में फौरी खार्किव शहर छोड़ने के लिए कहा गया। शाम 6 बजे, जो कि हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे तक है, हर हाल में खार्किव छोड़ दें। इसके आधे घंटे के बाद जारी दूसरे अलर्ट में पोसेचिन, बाबई और बेजियोदोका पहुंचने के लिए कहा गया। यह भी कहा गया कि पैदल ही खार्किव से निकल जाएं। खार्किव से पोसोचेन 11 किलोमीटर, बाबाई 12 किलोमीटर और बेजुई-दोका 16 किलोमीटर दूर है। खार्किव रेलवे स्टेशन पर हजारों हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। यहां से ट्रेनें नहीं चल रही हैं।
वहीं एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर 200 हिंदुस्तानियों को लेकर आज रात 11 बजे रोमानिया से लौटेगा। पोलैंड और हंगरी से 2 फ्लाइट्स जुमेरात की सुबह लौटेंगे। 10 फ्लाइट से 2305 हिंदुस्तानियों को एयरलिफ्ट किया गया है। वहीं हंगरी के बुडापेस्ट से हिंदुस्तानी तुलबा को लेकर स्पाइसजेट की फ्लाइट आज शाम 6:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने की मुहिम ऑपरेशन गंगा में एयरफोर्स भी शामिल हो गई है। एयरफोर्स के 2 ट्रांसपोर्ट यानी 2 कार्गो प्लेन C-17 ने चारशुम्बे की सुबह हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी। एयरफोर्स का एक प्लेन टेंट, कंबल और दीगर सामान लेकर हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ था। हेलो, नमस्ते। हम इंडिया से उड़ीसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे चौक नाम के स्टेशन उजगोड़ में खड़े हैं, जहाँ पे एम्बेसी की हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हम पिछले 1.5 दिन से यहाँ खड़े हैं, भूखे प्यासे। यहाँ पे आसपास कोई दुकानें नहीं है। हम यहाँ पे टिकट्स के लिए पिछले 12 घंटों से लाइन लगा के हमने टिकट्स खरीदी और अब हमें आगे इमिग्रेशन भी नहीं दिया जा रहा है। और हम एम्बेसी को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमें कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि वो हमारे यहाँ से सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर एक एम्बेसी है, पर फिर भी वो लोग कोई जवाब नहीं देना चाहते। खालसा एड वाले हमारी मदद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इनफैक्ट वो लोग उनको भी खड़े करके रख दिए। वो लोग उनको भी कोई जवाब नहीं देना चाह रहे। वो लोग अल्टीमेटली हमें कोई हेल्प भी नहीं मिल रहा है एम्बेसी से। और ये लिटरली ऐसी सिचुएशन में हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से ही हेल्प ले सकते हैं, पर वो लोग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है। और आप ये कंडीशन दे सकते हैं, जो ये इमरजेंसी लगी है, यहाँ बहुत से लोग बेहोश हो रहे हैं, तो खाने की कमी के कारण बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग अभी है खारकीव रेलवे स्टेशन पे, और हम 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। एक ट्रेन आके चली जा चुकी है और जिसमें से सबको बाहर निकाला गया है। मुझे नहीं पता क्यों। हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम 3 घंटे से खड़े, ठंडी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, और हमें नहीं पता कि अगली ट्रेन में भी हमें घुसने दिया जाएगा या नहीं। मैं आपको दिखा सकता हूँ बाकी का व्यू कि कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, कब तक हमें सिचुएशन ये सुधरेगी। तो गाइस, हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी मीडिया हाउसेस है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आप लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। हमारे साथ लड़कियां भी है जो भी बहुत घंटों से खड़ी हुई है। खाने पीने का भी वही सेम सिनेरियो है कि बस रेलवे स्टेशन पे आए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और ये सब सीन की वजह से ये चीजें हो सके उतनी जल्दी आप सॉल्व हो सकता है ग्राउंड लेवल पे मांगा हूं या नहीं। और मैं जो कहना चाहता हूं कि देखिए, इन प्रिंसिपल हम हमेशा दूसरे देशों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट मिले इस पे, तो उसको हमारा जो नजरिया होगा हम इसी से गाइडेड होगा। अभी पर अगर कहीं कोई स्पेसिफिक है, पता नहीं, हमें मुझे तो मालूम नहीं है अभी कि ऐसा कोई है, पर अगर मौका ऐसा हो और हम कर पाए तो हम जरूर मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है ग्राउंड लेवल पे मांगा हूं या नहीं, पर मैं जो कहना चाहता हूं कि देखिए, इन प्रिंसिपल हम हमेशा यूक्रेन में जंग के बीच पंजाब के बरनाला के तालिबे इल्म चंदन जिंदल की ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हो गई। 2 फरवरी की रात चंदन ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक के बाद कोमा में थे और निजी अस्पताल में भर्ती थे। चंदन के खानदान ने हिंदुस्तानी हुकूमत से उसकी लाश वापस हिंदुस्तान लाने की मांग की है। बरनाला के सरकारी अस्पताल के फार्मासिस्ट शिशन जिंदाल का बेटा चंदन 2018 में MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था। चंदन वहां विनिस्तिया शहर में नेशनल पैरागोव मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। 2 फरवरी की रात उसे अचानक हार्ट अटैक और दिमागी दौरा पड़ने पर अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने 4 फरवरी को उसका ऑपरेशन किया, लेकिन वो कोमा में चला गया। चारशुम्बे को उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई।
जंगजदा यूक्रेन में फायरिंग के तबादले में मारे गए नवीन शेखर पागियान गोदर के लवाहिकीन को उम्मीद है कि हलाक होने वाले नौजवान की लाश को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। अहले खाना को अभी तक हुकाम की जानिब से कोई खास मालूमात नहीं मिली है कि उनके बेटे की लाश कब वतन वापस लाई जाएगी। मुतवफ़ी नवीन के भाई हरीश ने चारशंबे के रोज कहा कि कोई भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा है कि आया लाश वापस लाई जाएगी या नहीं। हमारा कहना है कि उसकी लाश हमारे पास वापस लाई जाए। उसके दो जिंदा वापस आ रहे हैं और हमें उसकी मौत की खबर मिली। नवीन के वालिद शेखर अपा ने कहा कि वो अपने बेटे को खो चुके हैं और चाहते हैं कि हुकूमत बाकी लड़कों को जिंदा वापस हिंदुस्तान लाए। उन्होंने कहा कि हजारों तुलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं, ये हमारे मुल्क के असासे हैं, उन्हें बाहिफाजत वापस लाया जाए। वहीं कर्नाटका के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्होंने वजारत खारजा से अपील की है कि अगर फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है तो 2 या 3 दिन में लाश को लाया जाए। नवीन की लाश जंगी इलाके में है, जिसकी वजह से अफसरान को मुश्किलात का सामना है। Your media informed to our senior officials, embassy, Prime Minister to bring back my son's dead body. And also I request to all these political leaders kindly look into the matter and see that donation it's very bad, and all these intelligent students, they are going to study in abroad. They think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education, better than this, they are getting very good education in abroad, and all this practical equipment also very standard. Here in India, only that caste wise they are allotting the seat, because my son has got 97% in the PUC. Okay, thank you, sir. अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चारशंबे को अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अमेरिकी फिजाई हुदूद से रूसी तैयारों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। एक खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर ने कहा कि आज रात मैं ऐलान कर रहा हूं कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तमाम रूसी परवाज़ों के लिए अमेरिकी फिजाई हुदूद बंद करेंगे, रूस को मजीद अलग थलग करेंगे और उनकी मईशत पर इजाफी दबाव डालेंगे। इससे कबल अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय यूनियन भी रूसी तैयारों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर चुके हैं। इससे कबल यूरोपीय यूनियन के सदर अर्सलान वुन डेर लेपिन ने ऐलान किया था कि पूरी यूरोपियन यूनियन अपनी फिजाई हुदूद रूसी तैयारों के लिए बंद कर देगी। जंग जैसे जैसे खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है, वैसे वैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं और जोहरी जंग के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन जंग के दरमियान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन न सिर्फ सुर्खियों में है बल्कि उनका ख़ानदान भी सुर्खियों में आ गया है। एक रूसी प्रोफेसर का दावा है कि पुतिन ने अपने अहले खाना को एक ऐसे अंडरग्राउंड शहर में भेज दिया जहां एटमी हथियारों के हमले का कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर का दावा है कि पुतिन ने अपने खानदान को साइबेरिया में एक खुफिया मुकाम पर भेज दिया है। उसने व्लादिमीर पुतिन के बारे में मजीद कई चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। एक खबर के मुताबिक इस हवाले से डेली मेल में अपनी रिपोर्ट में मॉस्को स्टैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर वैलरी सोल्वी के बयानात का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सदर पुतिन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें खदशा था कि एटमी जंग हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो अपने खानदान को महफूज रख सकते हैं, इसीलिए खानदान को ऐसी जगह भेज दिया। हिंदुस्तान के हजारों तुलबा अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हालांकि उन्हें वहां से निकालने का अमल चल रहा है। इस दरमियान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे हुए तुलबा की जल्द वतन वापसी के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत से सवाल पूछा कि आखिर उन तुलबा की वतन वापसी के लिए किस तरह की मनसूबाबंदी की गई है। राहुल गांधी ने चारशंबे के रोज हुकूमत से एग्जिट प्लान की तफसीलात शेयर करने का मुतालबा किया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मजीद मुश्किलात का सामना ना हो, इसके लिए मरकजी हुकूमत को बताना होगा कि कितने तुलबा को बचा कर लाया जा चुका है, कितने अब भी यूक्रेन में फंसे हैं। हर शोबे के लिए तफसीली एग्जिट प्लान, उन कुंभों को एक वाज़ेह पॉलिसी बताना हमारी जिम्मेदारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से कच्चा तेल भड़क उठा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल यानी ब्रेंट क्रूड के भाव बढ़कर $110 फी बैरल पहुंच गए हैं। इस बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने दुनिया में एनर्जी बहरान बढ़ने का इंतबाह दिया है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा, जिससे क्रूड के भाव 2014 के बाद सबसे ऊंचाई
पर पहुंच गए हैं। इसे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकते हैं। ग्लोबल एग्रीमेंट के मुताबिक कच्चे तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जापान, अमेरिका समेत आईईए के अरकान ने अपने रिजर्व में से 6 करोड़ बैरल तेल जारी करने की तैयारी की है, लेकिन ये एक दिन के तेल की खपत से भी कम है। ऐसे में आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत और बढ़ सकती है। आईईए ने कहा कि अमेरिका ने अपने ऑयल रिजर्व में से 3 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी किया है। हालांकि जिस तरह दुनिया भर में तेल की खपत बढ़ रही है, रिजर्व में रखे तेल इसके लिए काफ़ी नहीं है। कोरोना से पहले दुनिया भर में रोजाना 10 करोड़ बैरल तेल की खपत हो रही थी। ग्लोबल फर्म गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन ने कच्चे तेल की कीमतों पर प्रिडिक्शन किया है। इन एजेंसियों के मुताबिक कच्चे तेल के दाम जल्द ही $150 फी बैरल को भी पार कर सकते हैं। हालांकि रूस ने अपने क्रूड के दाम रिकॉर्ड सतह पर घटा दिए हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप की जानिब से लगे पाबंदियों की वजह से कोई भी उसे खरीद नहीं रहा है। रुझान बताते हैं कि पिछले 119 दिनों से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के साथ बढ़त हुई है और ये 2 महीने के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। जानकारों की माने तो आने वाले वक्त में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $110 फी बैरल पार कर जाएंगी। वहीं तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 रियासतों में चल रहे असेंबली इंतखाबात के खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे के रोज हमवतनों की जिंदगी में आसानी के लिए टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी हमवतनों को बाइख्तियार बनाने का जरिया है और मुल्क को खुद कफील बनाने की बुनियाद है। मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत का ये विजन इस साल के बजट में भी झलकता है। वज़ीर आज़म बजट 2022-23 में टेक्नोलॉजी से चलने वाली तरक्की पर ऑनलाइन कौमी सेमिनार का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। सीमलेसली कैसे उतारे और ऑप्टिमम आउटकम उस पर हमारा बल कैसे हो, इसमें जितने आप लोगों के सुझाव मिलेंगे उसे शायद सरकार को अपनी निर्णय प्रक्रिया को भी सरल करने में सुविधा होगी, इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप भी अच्छा बनेगा और फुल स्टॉप कॉमा के कारण कभी कभी एक आध चीज 6-6 महीने तक फाइलों में लटकती रहती है। उन सारी चीजों से बचने के लिए हम आप लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, आपके सुझावों को लेकर के चलना चाहते हैं। ये चर्चा बजट में ऐसा होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था, इसके लिए तो संभव नहीं क्योंकि वो काम पार्लियामेंट ने कर लिया है, लेकिन जो कुछ भी है उसका अच्छे से अच्छा फायदा जनता तक कैसे पहुंचे, देश को कैसे मिले और हम सब मिलकर के कैसे काम करें, इस हेतु से हमारी ये चर्चा है। आपने देखा होगा इस बार बजट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े जो निर्णय हुए हैं, ये सारे निर्णय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बजट की घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही तेजी से हो, ये वेबिनार इस दिशा में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। फ्रेंड्स, हमारी सरकार के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सिर्फ एक आइसोलेटेड सेक्टर नहीं है। आज इकोनॉमी की फील्ड में हमारा विजन डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक्स जैसे आधारों से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हमारा डेवलपमेंट भी। कांडिलिया क्रूड ड्रग्स केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की एसआईटी को इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर सिंडिकेट का हिस्सा थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन के ड्रग्स की किसी साजिश में शामिल होने के प्रूफ भी नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन को लीड करने वाले एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखड़े पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल केस की पड़ताल से पहले अगर हम ये
बैकग्राउंड देखें तो एसआईटी जांच के दौरान क्रूज पर हुई छापामारी की कार्रवाई में भी कई इरेगुलरिटीज मिली है। इस एसआईटी की तश्कील कैबिनेट वजीर नवाब मलिक की जानिब से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पर लगाए गए इल्जामात के बाद की गई है। हालांकि दावा यह किया गया है कि एसआईटी जांच अभी पूरी नहीं हुई है और एनसीबी के डायरेक्टर एसएन प्रधान को अपनी आखिरी रिपोर्ट सौंपने में कुछ महीने लग सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट को पेश करने से पहले कानूनी राय ली जाएगी। खास तौर पर इस पहलू पर कि क्या आर्यन खान पर कंजम्पशन का इल्जाम लगाया जा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट में मुंबई जोन के साबिक डायरेक्टर समीर वानखड़े के काम करने के तरीकों पर भी सवालिया निशान लगे हैं। वानखड़े को फिलहाल एनसीबी से हटाकर उनके बेसिक कैडर यानी डीआरआई में वापस भेज दिया गया है। जांच के दौरान एसआईटी की टीम वानखड़े का कई बार बयान दर्ज कर चुकी है। एसआईटी टीम ने इस केस से जुड़े कई मुल्जिमीन, गवाहों और चश्मदीदों के भी बयान लिए हैं। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला लगातार जारी रहा। करीब 11 लाख नए केसेस दर्ज हुए और अमवात की तादाद 5000 के अंदर रही। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मजमूई केसेस का आंकड़ा 43,93,16,139 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 59,86,951 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 6,14,19,850 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 7,554 केसेस हिंदुस्तान में दर्ज किए गए हैं, जबकि इन्फेक्शन की वजह से 223 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस से मुल्क में 51 लाख से ज्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, करीब 4,29,000 लोग इसका शिकार हुए हैं, जबकि मुतासरीन का आंकड़ा 5 करोड़ के करीब है। वजारत सेहत की जानिब से मंगल के रोज जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 4,29,38,599 हो गई है। अगर आप मुल्क में ओमिक्रॉन वाले कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने से तसल्ली से बैठे हैं तो मोहतात हो जाएं। 2 बार कोरोना को लेकर सही दावा कर चुके आईआईटी कानपुर ने चौथी लहर आने की तारीख बता दी है। नई कैलकुलेशन के मुताबिक मुल्क में 22 जून से चौथी लहर शुरू हो जाएगी। इस दौरान 23 अगस्त तक ये पीक पर पहुंचेगी और कम से कम अक्टूबर तक चलेगी। आईआईटी कानपुर का इससे पहले मुल्क में तीसरी लहर को लेकर जारी अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ था। ये स्टडी आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शलभ, एसोसिएट प्रोफेसर शुभ्रा शंकर धर और उनके स्टूडेंट सब्र प्रसाद राजेश भाई ने की है। इसे हेल्थ साइंस पर अनपब्लिश्ड प्रिंट ऑनलाइन जारी करने वाली वेबसाइट medRxiv ने 24 फरवरी को पब्लिश किया है। रिसर्चर्स का कहना है कि हिंदुस्तान में कोरोना का पहला केस आने के 936 दिन बाद चौथी लहर शुरू हो सकती है। मुल्क में सरकारी तौर पर कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। स्टडी के मुताबिक चौथी लहर के 22 जून 2022 से शुरू होने और 24 अक्टूबर तक खत्म होने का अंदाजा है। चौथी लहर का पीक 15 से 31 अगस्त के बीच रहेगा। इस दौरान 23 अगस्त को सबसे ज्यादा नए केसेस सामने आएंगे, उसके बाद केसेस घटने लगेंगे। स्टडी के मुताबिक चौथी लहर की संगीनी कोरोना के नए वेरिएंट के आने और मुल्क में वैक्सीनेशन के हालात पर मुनहसर करेगी। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने मुल्क में तीसरी बार कोरोना लहर को लेकर एक प्रिडिक्शन किया था। तीसरी लहर को लेकर उनकी प्रिडिक्शन लगभग सही साबित हुई थी। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम में 10% तमाशाइयों की इजाजत होगी। टूर्नामेंट को न्यूजीलैंड की वजारत सेहत के कोरोना से बचाव के उसूल से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है और वर्ल्ड कप के पहले हफ्तों के मैचों के टिकट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब हो गए हैं। पहले टिकटों की फरोख्त रोक दी गई थी, फिर मुंतजमीन ने कोरोना से बचाव के कवानीन के तहत टूर्नामेंट के इनेकाद की जरूरियात पर काम किया, लेकिन अब स्टेडियम में सिर्फ 10% गुंजाइश तक की इजाजत दी गई। हालांकि तमाशाई पूरे मकाम पर दिखे जा सकते हैं, उन्हें समाजी फासला बरकरार रखना होगा। अब महदूद शायकीन टूर्नामेंट के 31 में से पहले 7 मैचों के टिकट खरीद सकते हैं। आने वाले दिनों में मजीद मैचों के लिए टिकटों की फरोख्त मुतवक्को है। ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है जो बेहद खराब होती जा रही है। भारी बारिश की वजह से हजारों की तादाद में ऑस्ट्रेलियाई शहरियों को
अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। वहीं लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। यहाँ अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ओहदेदारों का कहना है कि पानी का लेवल घटने के बाद वो घरों की जांच करेंगे, जिसके बाद अमवात का आंकड़ा बढ़ने का अंदेशा है। वहाँ के सबसे बड़ी रियासत न्यू साउथ वेल्स का लिस्मोर शहर सैलाब से बुरी तरह मुतासिर है। वहाँ 4 नई अमवात हुई हैं। इसके बाद ब्रिस्बेन और सिडनी में भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। सैलाब घरों को बहा ले गया है और बिजली की लाइनें बर्बाद हो गई हैं। साहिल पर मूसलाधार बारिश होने की वजह से ओहदेदारों ने चाशुम्बे को एक अस्पताल को खाली कराया है। कई शहरी छतों और पुलों पर फंसे हुए हैं। डेट ऑफ द ईयर नाम से सोशल मीडिया पर बुल राइडिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गुस्सैल सांड ने बुल राइडिंग के दौरान राइडर को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद 2 लोग दौड़कर उस गुस्सैल सांड को काबू करने के लिए आते हैं, लेकिन वो सांड काबू में नहीं आता। इस दौरान जमीन पर बेसुध हालत में गिरे राइडर की तरफ गुस्सैल सांड हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सांड के हमले से चंद सेकंड पहले राइडर के वालिद अपने बेटे के ऊपर ढाल बनकर लेट जाते हैं, जिससे राइडर की जान बच जाती है। बुल राइडर कुडी हुक्स ने वीडियो शेयर करके लिखा कि मेरे वालिद लैंडिस हुक और बुल फाइटर्स का कल रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेहद बुरा हो सकता था। कुडी हुक्स ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 हफ्ते पहले शेयर किया था। इसके बाद ये वीडियो डेट ऑफ द ईयर के नाम से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश में छठे मरहले के तहत पूर्वांचल खित्ते की 10 अजला की 57 सीटों पर वोटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुमेरात को सुबह 7 तक शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पुरअमन व गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए कमीशन ने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिन अजला में कल वोट डाले जाएंगे उनमें अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर शामिल है। एक अफसर ने बताया कि इस मरहले में 2 करोड़ 14 लाख वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे और 676 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 66 खातून उम्मीदवार भी शामिल हैं। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी चाशुम्बे की शाम वाराणसी पहुंची। सबसे पहले वो दशामेध घाट गई। घाट पर ममता के लिए अलग से कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन वो सीढ़ी पर ही बैठकर गंगा आरती में शामिल हुई। इस घाट पर पहुंचने से पहले ममता बनर्जी को गौदालिया पर काले झंडे दिखाए गए। इससे पहले चेतगंज में हिंदू युवा वाहिनी के वर्कर्स ने मुजाहरा किया। चेतगंज में मुजाहरा और नारेबाजी के दौरान ममता गाड़ी से उतरकर सड़क पर तनकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि वो डरने वाली नहीं है, ना ही भागने वाली है। आपको बता दें कि यूक्रेन की सूरत हाल को लेकर और वहां फंसे हिंदुस्तानियों को वापस मुल्क लाने को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चाशुम्बे को एक बार अपने अहम सीनियर वज़रा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल को भी शामिल किया गया है। इस मीटिंग में यूक्रेन समेत ऑपरेशन गंगा को लेकर बातचीत की जा रही है। इससे पहले मंगल की शाम को भी वज़ीर आज़म ने हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें 8 मार्च तक 46 उड़ानें यूक्रेन से हिंदुस्तानियों की इवैक्यूएशन के लिए भेजने का फैसला लिया गया था। आज की मीटिंग में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।